नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आने वाले 3 महीने के अंदर देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन 5 राज्यों में तमिलनाडु एक प्रमुख राज्य है और तमिलनाडु से ही राज्यसभा के सदस्य हैं कमल हसन। दक्षिण भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता हैं, सुपर स्टार कहा जाता है। कई हिंदी फिल्मों में भी और कई ऐसी हिंदी फिल्में जो कि आप कह सकते हैं कि काफी सफल हुई, ऐसे फिल्मों के अभिनेता रहे हैं कमल हसन। इनकी अपनी पार्टी भी है, एमएनएम इनकी अपनी राजनीतिक पार्टी भी है और इस अपनी राजनीतिक पार्टी के एकमात्र ये राज्यसभा के सदस्य हैं। विगत बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण देते हुए, अपना वक्तव्य देते हुए कमल हसन ने कहा कि बिहार जिंदा मुर्दों की भूमि बन गई है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं कि कमल हसन ने ऐसा बयान दिया क्यों, क्या है इसके पीछे की एक मंशा रही है कमल हसन की। तो सबसे पहले समझिए कि मित्रों कि तमिलनाडु की राजनीति में आजादी के बाद से, विशेष रूप से कहे तो 7वें दशक से तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म अभिनेताओं की एक बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहले एमजी रामचंद्रन ने अपनी पार्टी बनाई, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। उसके बाद उन्हीं की पार्टी में उन्हीं की सहयोगी जयललिता ने वर्षों राज किया तमिलनाडु में। एम करुणानिधि का भी संबंध फिल्म इंडस्ट्री से रहा, एक पटकथा लेखक के रूप में काफी लोकप्रिय रहे एम करुणानिधि। विगत दिनों वहां रजनीकांत भी काफी लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन राजनीति में आने का साहस नहीं कर सके। आने की इच्छा रहते हुए भी कई बार ऐसा संकेत दिया रजनीकांत ने कि वो फिल्म के माध्यम से राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन वो शायद साहस नहीं कर सके। कमल हसन ने साहस किया था और अपनी पार्टी भी बनाई। उनकी पार्टी का नाम है मक्कल निधि मय्यम, MNM। पिछली बार विधानसभा के भी चुनाव लड़े 2021 में, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में कोयंबटूर साउथ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की वानथी श्रीनिवासन से यह चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले कमल हसन को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम MK स्टालिन की पार्टी ने अपनी पार्टी की ताकत पर इनको राज्यसभा भेजा, इस शर्त पर कि विधानसभा चुनाव के दौरान कमल हसन DMK के पक्ष में प्रचार करेंगे। जो 2024 का लोकसभा चुनाव बीता है, जिसमें 39 सीटें तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाला इंडिया अलायंस जीतने में कामयाब रहा, तो उन्होंने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा, जैसा मैंने अभी बताया आपको, कि बिहार मुर्दों की भूमि बन गया है। दरअसल कमल हसन SIR की चर्चा कर रहे थे और SIR चूंकि तमिलनाडु में भी चल रहा है, उसकी प्रक्रिया अभी कुछ बची हुई है, तो उसकी चर्चा करते हुए कहा कि आज के दिन में वर्तमान परिस्थिति में चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल मतलब भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए मतदाताओं को अपनी प्रामाणिकता साबित करने का एक टास्क दे दिया है। कमल हसन ने यह कहा वो उस बयान में। तो मित्रों, सबसे पहले समझिए कि कमल हसन के इस बयान के पीछे मकसद क्या है और ये जो आरोप है उसकी सच्चाई क्या है। सबसे पहला मकसद की बात करते हैं मित्रों। वर्तमान में जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया चली, उसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में वैसे चुनाव विधानसभा का 2027 में है। 2026 में विधानसभा का चुनाव ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में भी होना है। तमिलनाडु के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इन दोनों राज्यों में आप एक कॉमन चीज अगर देखेंगे तो जहां पश्चिम बंगाल में गैर बांग्ला भाषियों को, मतलब गैर पश्चिम बंगालियों को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने वहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश से गए हुए लोग जो वो पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का वोटर बताकर उस पर सवाल खड़ा कर रही है। साथ ही वैसे मतदाताओं को जिन्हें चुनाव आयोग ने, जिनके नाम में स्पेलिंग की विसंगतियां पाई हैं, उम्र की विसंगतियां पाई हैं, तो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया है।
अब ममता बनर्जी या कमल हसन या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के तमिलनाडु में जो नेता हैं, ये जो शोकॉज पूछा गया है, ये जो नोटिस दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, इसके लिए चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब समझिए मित्रों कि नोटिस दिया क्यों गया है और ये एसआईआर की प्रक्रिया क्या है, इस बात को समझिए। एसआईआर करने वाले लोग कौन है? एसआईआर करने वाले लोग होते हैं चुनाव आयोग के अपने कोई कर्मचारी नहीं होते मित्रों। चुनाव आयोग का अपना कोई कर्मचारी नहीं होता। चुनाव आयोग की जितनी भी प्रक्रिया पूरी की जाती है, मतदाता सूची के निर्माण से लेकर मतदान और मतगणना तक, हर प्रक्रिया में प्रायः 90% राज्य सरकार के कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं और ये मतदाता सूची के नवीनीकरण, एसआईआर की जो पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, और ईआरओ, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर की। और ये दोनों कर्मचारी मित्रों, चाहे वो बीएलओ हो चाहे ईआरओ हो, ये दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस आरोप पे कि चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों के माध्यम से, चुनाव आयोग अपनी मशीनरियों के माध्यम से सत्ताधारी मतलब केंद्र में बीजेपी की सरकार की मदद करना चाहती है, इस आरोप पे कितना दम है। क्योंकि इन दोनों राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, दोनों राज्यों में गैर भाजपा दल की सरकार है और वो उन दलों की सरकार है जिससे चुनावी मुकाबला बीजेपी के साथ होना है। तो अब इस आरोप की सच्चाई को आप इस आधार पर जस्टिफाई कर कीजिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। दूसरा बात मैं बता रहा हूं, मंशा समझिए। मंशा सीधा सीधा है, चाहे वो तमिलनाडु की राजनीति में यह कोई पहली घटना नहीं है जब इस प्रकार के सवाल या इससे मिलते जुलते सवाल उठाए जाते रहे। अभी भी इस चुनाव के दौरान ही आप देख लीजिए कि लगातार किस प्रकार से तमिलनाडु के चुनाव में जो सत्ताधारी दल हैं वहां पर राज्य में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उनके नेता किस प्रकार के सवाल, किस प्रकार के विषयों को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी मदद से कमल हसन राज्यसभा के सदस्य हैं, लगातार हिंदी विरोध पर बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन लगातार हिंदुत्व को, सनातन को की तुलना कोरोना से कर रहे हैं, सांप बिच्छू से कर रहे हैं, मतलब बीमारियों से कर रहे हैं, हैजा से कर रहे हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे मंशा क्या है। मित्रों, जहां तक तमिलनाडु की राजनीति का सवाल है, जैसा मैंने बताया आपको कि तमिलनाडु का एक इतिहास रहा है। तमिलनाडु के राजनीति के इतिहास में कई अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को भी कह लीजिए, राजनीतिक सफलता मिलने का इतिहास है। लेकिन कमल हसन को आज तक कोई सफलता नहीं मिली। जैसा मैंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के वानथी श्रीनिवासन से इन्होंने ये कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। ठीक है, बीजेपी के मात्र 4 एमएलए चुनाव जीते थे। 20 विधानसभा सीट पर बीजेपी लड़ी थी 2021 का विधानसभा चुनाव, और 20 में बीजेपी के 4 ही उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। और उसमें जो एक उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी वानथी श्रीनिवासन, उन्होंने कमल हसन को हराया था। तो कमल हसन की तमिलनाडु की राजनीति में जमीन पर कितनी पकड़ है, इस बात से समझा जा सकता है। ठीक है, कमल हसन ने जो आरोप लगाया, अब उस बात को समझिए। एक तो मैंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया क्या होती है, दूसरा इसका व्यवहारिक पक्ष देखिए मित्रों कि अगर मान लीजिए आप मतदाता हैं और मतदाता के पात्र हैं आप, और आपसे अगर कारण पूछ लिया गया, अगर आपको नोटिस दे दिया गया और आप यदि वास्तविक मतदाता हैं, जिस आधार पर बिहार को कमल हसन ने जिंदा मुर्दों का राज्य कहा है, ठीक है, तो आप बताइए कि सबसे पहली बात तो है कि क्या बिहार में चुनाव संपन्न हो गया? क्या बिहार में एक भी मतदाता ने यह शिकायत किया चुनाव आयोग के समक्ष या अदालतों के समक्ष या मीडिया के समक्ष कि वो मतदाता थे, मतदाता बनने के पात्र थे, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है? एक भी ऐसा मतदाता आपको नहीं मिला होगा जिसने या तो अदालत में या चुनाव आयोग में, मान लीजिए चुनाव आयोग मैनेज्ड है
मान लीजिए चुनाव आयोग बीजेपी के प्रभाव में काम कर रहा है, अदालत तो बीजेपी के प्रभाव में काम नहीं कर रही है, मीडिया तो बीजेपी के प्रभाव में काम नहीं कर रही है, सोशल मीडिया तो बीजेपी के प्रभाव में काम नहीं कर रही है ना, तो क्या बिहार के एक भी मतदाताओं की यह शिकायत अब तक आपकी नजर में आया कि वो जीवित हैं और जीवित रहते हुए उनका नाम मतदाता सूची से केवल इसलिए काट दिया गया, याद रखिएगा, केवल इसलिए काट दिया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टी के मतदाता थे, इसलिए उनका नाम काट दिया गया है? क्या ऐसी कोई शिकायत बिहार के चुनाव से निकल कर आई? तो हर बातें मित्रों स्पष्ट है, लेकिन फिर भी इसे चुनावी मुद्दा केवल और केवल ध्रुवीकरण के लिए बनाया जा रहा है, जिससे कि दोनों राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर सहानुभूति पैदा की जा सके। ममता बनर्जी यह सहानुभूति पैदा करना चाहती है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीति करती है राष्ट्रवाद की, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है हिंदुत्व की, तो ममता बनर्जी चाहती है कि राज्य का जो चुनाव है उसमें हिंदुत्व, उसमें राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं बने, बल्कि उसमें बंगला स्वाभिमान से भी बढ़कर कहिए कि बंगला अहंकार ये मुद्दा बन जाए, जिससे कि जो बंगाल में रहने वाले परदेशी हैं, परदेशी मतलब जो अन्य राज्य के जो प्रवासी लोग हैं पश्चिम बंगाल में, उनके खिलाफ बंगला भाषियों का ध्रुवीकरण कराया जा सके। वही कारण तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में भी जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठबंधन है और जिसके एक अंग कमल हसन है, तो एकमात्र मकसद है एसआईआर के मुद्दे पर इस प्रकार का बयान देना, जिससे कि बिहार के लोग, उत्तर भारत के लोग अपमानित महसूस करें और उनको नीचा दिखाकर उनके खिलाफ ध्रुवीकरण कराया जा सके। एकमात्र मकसद है इसके पीछे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।